Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do the remaining part of class 6 history chapter what, where, how and when. ये जो चैप्टर है आपका स्टार्टिंग की कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, बाकी जो है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नेम्स ऑफ द लैंड, नाम कैसे पड़ा इस देश का. टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. दो जो सबसे ज़्यादा वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो है इंडिया और भारत. द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. इंडस रिवर आप जानते हैं, हमने ऊपर देखा भी था, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी है काफ़ी सारी. तो जो वर्ड इंडिया आया है वो आया है इंडस से. इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं, सिंधु नदी. आपने सुना भी होगा, फाइंड ईरान एंड ग्रीक इन योर एटलस. आप अपनी एटलस में ईरान और ग्रीक ढूंढिए, दो कंट्रीज़ हैं. The Iranians and Greeks who came through the northwest about 2500 years ago, करीब 2500 years ago नॉर्थ ईस्ट से, यानी कि यहाँ से जहाँ पर इंडस रिवर है ऊपर, यहाँ से इरानियंस यहाँ से आए थे इंडस रिवर के आसपास, ईरान के लोग और ग्रीक के लोग. एंड वर फेमिलियर विद द इंडस, वो इंडस से फेमिलियर थे, इंडस रिवर को जानते थे. कॉल्ड इट द हिंदोस, उन्होंने इस रिवर को हिंदोस कहा. और द इंडोस वो एग्जैक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पाए क्योंकि दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स थे वहाँ पे. इरानियंस और ग्रीक्स की लैंग्वेज हो सकता है डिफरेंट हो, तो उन्होंने इंडस नहीं बोला इसको, उन्होंने बोला इसको हिंदोस, और कईयों ने इंडोस बोला. एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ रिवर वर कॉल्ड इंडिया, वॉज कॉल्ड इंडिया. और जो लैंड थी जो इस रिवर के ईस्ट में थी, यानी कि इस तरफ ये रिवर है जो इस तरफ है, उसको इंडिया कहा गया. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the ऋग्वेद. ऋग्वेद में कुछ लोगों का नाम मेंशन किया हुआ है जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे. नॉर्थ वेस्ट इंडस रिवर के साइड की ही बात हो रही है. उस ग्रुप के लोगों को भारत कहते थे, तो वहाँ से फिर इस देश का नाम जो है वो भारत पड़ गया. एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद. द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ संस्कृत, जो शुरू की कुछ कॉम्पोजिशंस थी संस्कृत की, ऋग्वेद की बात यहाँ पर हो रही है, डेटेड अबाउट 3500 ईयर्स अगो. लगभग 3500 साल पहले, 3500 ईयर्स अगो पहले ऋग्वेद लिखा गया था. उसमें कुछ लोग थे जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, उनके ग्रुप को भारत कहा गया था. फिर देश को भारत कहा जाने लगा. लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, बाद में इस भारत जो शब्द है वो पूरे देश के लिए यूज़ किया जाने लगा. और इंडिया कैसे पड़ा, इंडस रिवर की वजह से इंडिया का नाम जो है, इस जगह का नाम इंडिया पड़ा. नेक्स्ट, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. अब पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं. देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. कुछ तरीके हैं जिनसे आप पास्ट के बारे में जान सकते हैं. वन ऑफ इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो. एक तो ये है कि आप बुक्स को उनको पढ़िए जो बहुत पहले लिखी गई थी, सर्च करके. दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स, इनको हम कहते हैं मनुस्क्रिप्ट्स. इंपॉर्टेंट वर्ड है. मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती है, बहुत पुरानी बुक्स जिनसे आप हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, बहुत पहले जो लिखी गई थी. बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड्स, क्योंकि वो हाथ से लिखी गई थी. और लैटिन वर्ड है मनु, जिसका मतलब होता है हैंड. लैटिन भाषा का शब्द है, मनु का मतलब हैंड होता है, इसलिए उनको मनुस्क्रिप्ट्स कहा गया क्योंकि वो रिटन बाय हैंड है. दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, वो जो है पाम लीव्स, ताड़ के जो पत्ते होते हैं उस पर लिखी जाती थी. और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नोन एज बर्च, या फिर एक स्पेशली तैयार की जाती थी पेड़ की जो बार्क है, जो छाल होती है, उसको स्पेशली तैयार किया जाता था लिखने के लिए. विच ग्रोज इन द हिमालय, वो जो पेड़ है जिनकी बार्क से लिखी जाती थी, बर्च ट्री जो है, बर्च ट्री वो हिमालय में मिलता है. ओके, स्पेशली बर्च ट्री से ये प्रिपेयर की जाती थी जिनके ऊपर मनुस्क्रिप्ट्स लिखी गई है. ओवर द ईयर्स मैनी मनुस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, क्योंकि बहुत पुरानी है तो कई मनुस्क्रिप्ट्स जो है वो इंसेक्ट्स ने भी ख़राब कर दी है. ये देखिए, ये एक आपको यहाँ पर दिख भी रही है, ऑल्दो लैंग्वेज शायद आपको बहुत क्लियर ना हो. सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, बट मैनी, लेकिन बहुत सारी जो है वो हैव सर्वाइव, वो सर्वाइव कर गई. ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, इनको टेम्पल्स या फिर मोनेस्ट्रीज, मठ जो होते थे, उनमें रखा जाता था. दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये जो किताबें थी इनमें सभी तरीके के सब्जेक्ट्स थे. रिलीजियस बिलीफ्स भी थे लोगों के, धर्म से संबंधित जो उनके बिलीफ्स थे जिनको वो मानते थे, एंड प्रैक्टिसेस, जो वो प्रैक्टिसेस हवन वगैरह करते थे, वो भी लिखा हुआ था. द लाइफ्स ऑफ किंग्स,
उस टाइम पे राजाओं की लाइफ कैसे होती थी उसके बारे में भी इनमें लिखा हुआ है, मेडिसिन जो होती थी, दवाइयों के बारे में भी लिखा हुआ है, और साइंस के बारे में भी लिखा हुआ है। मतलब जैसे आजकल आपकी बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट की होती है, उस टाइम भी ये बुक्स जो थी इनमें हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ था। बिसाइड इसके अलावा देयर वर एपिक्स, एपिक्स पोयम प्लेज भी हैं इनमें, उस टाइम की जो कविताएं नाटक होते थे। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, जो बुक्स हैं उनमें से काफ़ी सारी संस्कृत में लिखी हुई है। अदर्स वर इन प्राकृत, प्राकृत किसको कहते हैं? देखिए संस्कृत जो थी उस टाइम की वो लैंग्वेज थी जो पंडित्स को आती थी, पंडित विद्वान जो होते थे वही संस्कृत सीख पाते थे, क्योंकि इसको सीखने के लिए स्कूल्स जाना होता था, जो जैसे भी स्कूल उस टाइम होते थे वहाँ पर जो टीचर्स होते थे वो सिखाते थे। बाकी जो आम लोग बोलते थे भाषा वो संस्कृत नहीं थी, उसको प्राकृत कहते थे। प्राकृत बोलते हैं लैंग्वेज यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग लैंग्वेज बोलते थे उसको प्राकृत कहा गया है। वैसे विद्वान लोग जो थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो संस्कृत में लिखते या पढ़ते थे, तो इसलिए ज़्यादातर ये जो बुक्स हैं वो संस्कृत में लिखी गई है, हालांकि कुछ प्राकृत में भी है। एंड तमिल, और तमिल भी लैंग्वेज थी उस टाइम पर, तमिल भी काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, आप कुछ इंस्क्रिप्शंस भी पढ़ सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? दीज आर राइटिंग्स, राइटिंग्स ही होती है ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन्स और मेटल। इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो होती है लिखी हुई हाथ से ही होती है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी है, जैसे स्टोन, किसी पत्थर को काट के उसके ऊपर लिख दिया, फिर किसी मेटल के ऊपर लिख दी। तो अगर पत्ते पे या फिर जो बर्च ट्री है उसकी बार्क पे लिखी हुई है उसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट, और अगर कोई स्टोन या किसी मेटल पर लिखा हुआ है वो होती है आपकी इंस्क्रिप्शंस। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, कई बार राजा का कुछ ऑर्डर है मान लीजिए, वो उसको इंस्क्राइब करा देते थे, पत्थर पर गुदवा देते थे, लिखवा देते थे, जिससे कि आते जाते लोग उसको पढ़ सके। रीड एंड ओबे देम, उनको पढ़े और उनका फिर पालन करें। क्या जो भी रूल्स होते थे, जो भी आदेश है कोई राजा का, वो उन पर लिख दिया जाता था। देर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, और भी इंस्क्रिप्शन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्डर वाले ही है। वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, कहीं ऐसे भी थे कुछ लोग जो है या फिर राजा और रानी ने क्या काम किया वो उसके ऊपर वो भी लिख देते थे, ऐसे भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, ये देखिए इस तरीके से लिखी जाती थी। और ज़्यादातर ये होता था कि आप अगर किसी लड़ाई में जीत गए तो राजा उसका रिकॉर्ड रखते थे, ताकि आगे आने वाली जनरेशन उसको पढ़ सके और प्राउड फील कर सके कि देखिए हमारे जो बड़े थे वो उन्होंने ये लड़ाई जीती थी, तो वो उसको ज़रूर इंस्क्राइब करा देते थे, पत्थर पर लिखवा देते थे इस तरीके से। ओके, कैन यू थिंक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज? आप हार्ड सरफेस पे लिखने के कुछ एडवांटेजेस बता सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि पत्ते वगैरह जो है या फिर जो छाल पे लिखा जाता था वो ख़राब हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था लॉन्ग टाइम में, या फिर जो इंसेक्ट्स हैं वो उसको खा लेते थे, ऐसा पत्थर वगैरह के साथ पॉसिबल नहीं है, तो ये सर्वाइव कर सकते थे लॉन्ग टाइम तक। देर वर मेनी थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में बनाई या यूज़ की जाती थी। दीज हु स्टडी दोज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, वो लोग जो उन चीज़ों को स्टडी करते हैं, जैसे कहीं पर खुदाई हुई नीचे से कुछ कई बार मिट्टी के बर्तन निकले, फिर कुछ भी निकला, कोई ऑर्नामेंट निकला, ऐसा कुछ लिखा हुआ निकला, तो उनकी जो स्टडी करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग के बचे हुए पार्ट है, बिल्डिंग्स ऐसी की ऐसी तो नहीं है क्योंकि नीचे दब गई है, उसके ऊपर आपने बिल्डिंग बना दिया, कई बार कई जगह खुदाई होती है तो नीचे से निकल आती है बिल्डिंग्स, तो वो बिल्डिंग के जो बची हुई चीज़ें हैं उनको स्टडी करते हैं, स्टोन की जो बनी हुई है या फिर ब्रिक ईंटों की जो बनी हुई है, पेंटिंग्स को स्टडी करते हैं, स्कल्पचर्स को स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सिकेवेट, वो एक्सप्लोर भी करते हैं और कई बार कहीं पर एक्सिकेवेट भी कराते हैं, मतलब कि खुदाई भी कराते हैं, टू फाइंड टूल्स, जिससे कि उन्हें कुछ टूल्स मिल जाए, उस टाइम के कुछ औजार मिल जाए, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कुछ भी, कोई आभूषण मिल जाए, ऑर्नामेंट मिल जाए, कोई बर्तन मिल जाए, है ना, कॉइन्स मिल जाए उस टाइम के, ताकि वहाँ लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, थोड़ा सा उनके बारे में वो स्टडी कर सके, जान सके। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, कुछ जो है पत्थरों के बने होते हैं, अदर्स ऑफ बोन, कुछ हड्डियों के बने होते हैं, बेक्ड क्ले, पकी हुई क्ले के या फिर मेटल के बने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस, जो कि थोड़े से हार्ड और जो लंबे टाइम तक टिकने वाली चीज़ों के बने होते हैं, यूजुअली वो सर्वाइव कर जाते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए। बाकी कई चीज़ें ऐसी भी है जो कि जैसे मिट्टी के बर्तन है वो ख़राब हो गए, मिट्टी में मिल गए, है ना, तो उनकी स्टडी फिर मुश्किल है। यहाँ पर आपको देखिए कुछ दिया भी हुआ है, एक पॉट है पुराना जो निकला है,
सिटी का, तो इससे पता लगता है कि लोग कार्विंग भी करते थे। देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग यहाँ पे बनाई हुई है। ये लगभग 4700 ईयर्स अगो की बात है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम भी लोग कितने स्किल्ड थे इन सब चीज़ों में। यहाँ पे आपको एक सिल्वर कॉइन दिया हुआ है, ये देखिए, ये राइट में है ना। ये लगभग 2500 ईयर्स अगो पहले की बात है। इन वॉट वेज कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज़। और ये कॉइन आजकल जो हम यूज़ करते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है? शेप में देखिए बिल्कुल डिफरेंट है ना। आजकल जो कॉइन्स है वो सर्कुलर होते हैं, उस टाइम अलग थे। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बोन्स को भी देखते हैं, हड्डियों को भी देखते हैं, ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। उस टाइम एनिमल्स कैसे थे, बर्ड्स और फिश कौन सी थी, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। बिल्कुल, उनसे ये भी पता लगता है लोग क्या खाते थे उस टाइम पर, जानवरों को खाते थे या फिर अनाज के भी थोड़े से अगर कहीं उनको पीसेस मिलते हैं तो पता लगता है कि अच्छा यहाँ के लोग जो है वो खेती भी करते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। हड्डियाँ तो मिल जाती है आसानी से क्योंकि मिट्टी में नहीं मिलती, लेकिन प्लांट्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बहुत कम मिल पाते हैं। अगर मिट्टी में मिल गए तो कई बार ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल, तो वो नहीं मिल पाते। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसीज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड। अगर जो ग्रेन के सीड्स हैं, बीज जो है या फिर लकड़ी के जो पीसीज हैं जल गए, दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म, तो फिर वो एक जले हुए उसी में ही मिलते हैं उन्हें रूप में। डू यू थिंक क्लोथ्स इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट। क्या तुम्हें लगता है कि कपड़े आसानी से मिल जाते होंगे? कैसे लोग कपड़े पहनते हैं? बिल्कुल नहीं, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मिट्टी में गल जाती है, बिल्कुल मिट्टी ही बन जाती है, इसलिए इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लोग क्या पहनते थे, कैसे वो थे। लेकिन ऑर्नामेंट्स, आभूषण वगैरह जो है, क्योंकि ये मेटल के बने होते हैं, ये जो मिट्टी में नहीं मिलते वो जनरली खुदाई करने पर मिल जाते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियन वो स्कॉलर्स हैं जो कि पास्ट को स्टडी करते हैं। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। इनको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो मनुस्क्रिप्ट से मिले, किसी उस पर लिखी हुई मिले, पत्ते पे इंस्क्रिप्शन से मिले, या फिर आर्कियोलॉजी किसी कोई पॉट वगैरह मिल जाए कहीं से, इनको वो बोलते हैं सोर्स। सोर्स मतलब कि ये स्रोत है जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। कोई भी ये चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं कि इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से मिली। अगर आप कोई म्यूजियम जाए तो वहाँ पे आपको कोई पुरानी चीज़ अगर मिलती है उसके नीचे सोर्स ज़रूर लिखा होता है, ये कहाँ की खुदाई में मिली है ना, वो सब चीज़ें। वन सोर्सेज आर फाउंड, अगर एक बार सोर्स मिल जाए, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। तो लर्निंग बड़ी एडवेंचरस हो जाती है, पास्ट के बारे में पढ़ना बहुत ही एडवेंचरस हो जाता है। एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके फिर उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। सोर्स मिल गया आपको, जैसे कि हड़प्पा में जो खुदाई हुई थी वहाँ से कि घर कैसे थे, जगह मिल गई ना कि यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे लोग उस टाइम पर क्या जानवर पालते थे, हड्डियों से पता लगा कि अच्छा ये खाया जाता था या फिर ये जानवर पाले जाते थे। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। तो ये डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं। हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड अबाउट द पास्ट, जो कि इन सारी चीज़ों को क्ल्यू की तरह यूज़ करते हैं, फिर इनसे कोई कनेक्शन मिला के चीज़ों को बताते हैं कि शायद उस टाइम पे लोग ऐसे रहते होंगे, ये खाते होंगे, ये पहनते होंगे, ऐसा सिस्टम होगा, है ना। वन पास्ट और मैनी, हमारा एक ही पास्ट था या फिर बहुत सारे थे। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक आर पास्ट्स। आपकी जो बुक है उसका नाम है आर पास्ट्स, हमारे अतीत, मतलब प्लूरल में यूज़ किया हुआ है पास्ट, एक पास्ट नहीं बहुत सारे। वी हैव यूज द वर्ड पास्ट्स इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। जो पास्ट है, जो अतीत है, वो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग अलग है। जो लोग इंडस के आसपास रहते हैं वहाँ पर वो लोग अलग तरीके से जो है ग्रो कर रहे थे, जो गंगा के आसपास रहते थे वो अलग तरीके से, जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं वो अलग तरीके से। हर जगह के लोगों के पास डिफरेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। जो हर्डर थे, जो कि हर्ड रखते थे, जानवरों को रखते थे, या फिर फार्मर्स जो थे, किसान जो थे, उनकी लाइफ डिफरेंट थी राजा और रानी से। किंग्स और क्वींस की लाइफ डिफरेंट होती थी, उनकी लाइफ डिफरेंट होती थी, उनका काम अलग है ऑब्वियसली। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स जो व्यापारी थे, वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। उनके क्राफ्ट पर्सन और जो बाकी लोग हैं उनकी लाइफ उनसे डिफरेंट थी, एंड सो ऑन। और इस तरीके से सभी की लाइफ जो है वो अलग थी, पास्ट्स अलग अलग थे। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे, आज भी सच है, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स। अलग अलग आज भी देख लीजिए, आज भी सभी की जो लाइफ है बिल्कुल एक जैसी नहीं है। इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जो लोग डिफरेंट काम करते हैं, सभी के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गॉट देयर फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो लोग आज भी अंडमान में रहते हैं वहाँ पर खेती नहीं करते, ज़्यादातर जो उनका खाना है फिशिंग से, या फिर लोग हंट करके एनिमल्स को, या फिर
फॉरेस्ट से फूड कलेक्ट करके ही आता है। बाय कॉन्ट्रास्ट, लेकिन अगर हम बिल्कुल उल्टा देखें, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़, जो लोग शहर में रहते हैं, डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड, वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि शहरों में भी खेती नहीं होती है, बड़े जो शहर है वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं फूड सप्लाईज के लिए। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल, और ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस पास्ट में भी थे, वहाँ भी लोगों की, ऐसा नहीं कि हमने कहा कि लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया मतलब सब जगह खेती शुरू हो गई, नहीं, कई पार्ट्स में बहुत लेट हुई, कहीं पर बहुत जल्दी डेवलप हो गई थी चीज़ें। बिसाइड, इसके अलावा देर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, एक और तरीके का डिफरेंस है। वी न्यू अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। हमें राजाओं और जो उनकी जो बैटल्स थी, जो लड़ाइयाँ हुई थी, उनके बारे में ज़्यादा पता है क्योंकि उन लोगों ने रिकॉर्ड रखे हुए हैं। आप देखिए हिस्ट्री में हमेशा आप यही पढ़ेंगे, इस राजा की इससे लड़ाई हुई, ओके, यहाँ पे जो है इसने ये जीता, पानीपत की लड़ाई, यहाँ की लड़ाई, तो उनके बारे में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें पता है क्योंकि राजाओं ने लिखी हुई है चीज़ें, तो लिख के पता लग जाता है। आम लोगों की ज़िंदगी कैसी थी उस टाइम पर, वो ज़्यादा आपको नहीं पता क्योंकि वो लोग लिखते नहीं थे, उनके पास काम ही इतना था, हो सकता है किसी को पढ़ना भी ना आता हो, है ना, इतने सोर्स भी ना हो कि वो लिख सके, तो उन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री में थोड़ी सी कम मिलती है, वो ढूंढनी पड़ती है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, जो आम लोग थे जैसे कि शिकारी थे, फिशिंग फॉक्स, फिशिंग करने वाले थे, गैदरर्स थे, फूड इकट्ठा करने वाले थे, फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ वॉट दे डिड, उन्होंने क्या किया, उनकी लाइफ कैसी थी, कैसी ज़िंदगी थी उस टाइम पर, वो इसका रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड अस अबाउट द लाइफ्स, देर इज़ मच दैट रिमेन अननोन। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट कोशिश तो करते हैं कि उनकी जो चीज़ें मिली है, लिखा हुआ तो नहीं मिला, जो चीज़ें मिली है उससे पता कर सके कि वो लोग कैसे ज़िंदगी चलाते होंगे। राजा रानी की तो बात अलग है, उनकी तो लाइफ स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट होती होगी, लेकिन उनकी लाइफ कैसी थी, हालांकि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें अभी तक अननोन है, हम नहीं जानते, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें वो जो डिस्ट्रॉय हो गई है इतने लंबे टाइम के बाद। वॉट डू डेट्स मीन, अब क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो डेट्स आपको बहुत सारी मिलेगी, तो डेट्स को पढ़ना कैसे है और वो किस तरीके से, क्या उनका मतलब होता है, वो आप यहाँ पढ़ेंगे। समबडी आस्क यू, अगर कोई तुमसे पूछता है द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर, तो आप आज के तारीख, आज का दिन और आज का ईयर बता सकते हैं, मंथ बता सकते हैं कौन सा है, 2000 एंड समथिंग, 2021 चल रहा है जैसे अभी। दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ है ना, उसके बाद से जो कैलेंडर हम लोग फॉलो कर रहे हैं 2021, उसके बाद से हमने 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 400, 1000, 2000, 2021, उसके बाद से हम लोग काउंट कर रहे हैं। उससे पहले भी लोग थे, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले भी तो लोग थे, तो वहाँ की डेट्स कैसे पढ़ी जाती है। सो 2000, अगर आप 2000 की बात कर रहे हैं का मतलब है 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अगर आप 2021 की बात कर रहे हैं कि अभी कौन सा साल चल रहा है 2021, तो मतलब 2021 कब से, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद 2021 साल हो गए हैं जीसस क्राइस्ट को। इस तरीके से हम लोग डेट पढ़ते हैं। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की जो डेट्स हैं वो काउंट की जाती है बैकवर्ड, उल्टी। अगर मैं बोलूँ जैसे कि, अच्छा ठीक है, यूजुअली रिटर्न लेटर बीसी, उनके आगे बीसी लिखा जाता है। अगर मैं बात करती हूँ 2000 बीसी की, तो इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2000 साल पहले की बात है ये, ओके। तो कहीं पे आपको एडी मिलेगा, एडी का मीनिंग अभी बता दिया जाएगा, कहीं पे आपको डेट के आगे बीसी लिखा हुआ मिलेगा, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात है, ओके। Added on in this book we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point, okay. लेटर्स विद डेट्स, बीसी जैसा कहा बिफोर क्राइस्ट यूज होता है, कई बार तुम्हें एडी भी देखने को मिलेगा डेट के पहले। एडी यूज होता है एनो डोमिनी, इसका मतलब है इन द लास्ट ईयर ऑफ लॉर्ड, जीसस क्राइस्ट के जो लास्ट ईयर्स थे उसके बाद से। सो 2012 कैसे लिखा जाएगा, एडी 2012। कई बार सी भी मिलेगा एडी की जगह, या फिर बी सी ई भी मिलेगा बीसी की जगह, वो सेम ही उसके लिए यूज़ होगा। सी बोलते हैं कॉमन इरा को, बी सी बोलते हैं बिफोर कॉमन इरा, वही जो चीज़ें हैं वो बीसी बिफोर क्राइस्ट, बीसी ई भी लिखा हुआ मिल सकता है बिफोर कॉमन इरा। वी यूज़ दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन इरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो क्रिश्चियन इरा है वही यूज़ करते हैं आजकल ज़्यादातर देशों में, तो आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें भी वही यूज़ होंगी। इन इंडिया वी बिगन यूजिंग दिस फॉर्म डेटिंग इन अबाउट 200 ईयर्स अगो,
पहले इंडियन सिस्टम अलग था। इंडिया में आप जानते हैं अभी भी जो मंथ होते हैं वो अलग होते हैं, पोष, माघ, है ना, फाल्गुन। लेकिन अभी सब जनवरी फरवरी ही जानते हैं, हम लोग क्रिश्चियन कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं और ये हमने 200 साल पहले शुरू कर दिया था। एंड समटाइम्स द लेटर बीपी मीन्स बिफोर प्रेजेंट ऑल्सो आर यूज्ड, कई बार बीपी भी यूज़ किया हुआ आपको मिलेगा। वैसे ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, जनरली आपको बीसी और एडी ही मिलेगा। एडी एनो डोमिनी मतलब कि क्राइस्ट के जो लॉर्ड है उसके बाद की बात है, और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। Elsewhere, we have seen the inscriptions are inscribed on hard surface. inscription जो है वो हार्ड सरफेस के ऊपर इंस्क्राइब्ड होते हैं, स्टोन या मेटल के ऊपर, ये हमने देखा। मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो, कई इनमें से जो है कई सौ साल पहले इंस्क्राइब किए गए हैं। ऑल इंस्क्रिप्शन कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, उनके ऊपर स्क्रिप्ट भी होती है और लैंग्वेज भी होती है। लैंग्वेज विच आर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज ओवर टाइम। जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था, चीज़ें जो है वो वैसे नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, क्योंकि लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप होती गई है और चेंज भी होती गई है। पहले जिस तरीके से लोग लिखते थे आज बिल्कुल डिफरेंट है। सो हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब, तो कैसे जो स्कॉलर है आप कहेंगे कैसे उन्हें पता लगा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये जो अभी आपको दिखाया गया था यहाँ पे, ये देखिए, आप इसमें से कुछ नहीं समझ सकते हैं अगर ध्यान से इसको देखेंगे। तो कैसे वो लोग इसको पढ़ते हैं अगर लैंग्वेज अलग है। तो जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं वो जो लैंग्वेज को रीड करते हैं उसको बोलते हैं डेसिफरमेंट। डेसिफर करना जो प्रोसेस है जिसके थ्रू लैंग्वेज पढ़ी जाती है उसको डेसिफर करना बोलते हैं। जैसे उन्होंने ये लैंग्वेज डेसिफर की हुई है यहाँ पर, इसका मतलब है पी, इसका मतलब है TOLMIIS। पहले जो लैंग्वेज है वो ज़्यादातर पिक्चर बेस्ड होती थी, लोग पिक्चर्स के थ्रू अपनी बात कहते थे, तो उन्होंने उसको डेसिफर किया है। और आपने कई बार सुना होगा कि जो हड़प्पन जो अभी तक स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई है, मतलब कि वहाँ के लोगों ने जो लिखा हुआ है वो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कि वो क्या लैंग्वेज है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डेसिफरमेंट कम फ्रॉम इजिप्ट, सबसे एक फेमस स्टोरी है डेसिफर करने की, लैंग्वेज मतलब समझने की, वो इजिप्ट से आई है। कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका में कंट्री है इजिप्ट, वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स अगो, जहाँ पर राजा रानी 5000 साल पहले ही बनने शुरू हो गए थे। रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पर एक शहर है, रोसेटा नाम है उसका। एंड हियर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड, वहाँ पर एक स्टोन मिला जिसके ऊपर इंस्क्राइब थी, चीज़ें लिखी हुई थी, विच कंटेन्ड इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स, जिसके ऊपर जो लैंग्वेज थी वो 3 अलग अलग स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में लिखी हुई थी। ग्रीक एंड 2 फॉर्म ऑफ इजिप्शियंस, एक ग्रीक में और एक 2 फॉर्म ऑफ इजिप्ट की 2 फॉर्म थी। स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीन फिगर्ड out that the names of the kings and queen were enclosed in little frame called the कार्डचे, तो उन्होंने ये देखा कि उसमें जो राजा और रानी के जो नाम थे वो एक छोटे से फ्रेम में लिखे हुए हैं जिनको कार्टूश, अब ये वहीं का ही वर्ड है, कार्टूश बोलते हैं। दे देन प्लेस द ग्रीक एंड देन इजिप्शियन साइन साइड बाय साइड, उन्होंने ग्रीक और इजिप्शियन साइड को साइड बाय साइड रखा और आइडेंटिफाई किया साउंड को इजिप्शियन लेटर में। एज दे कैन सी द लायन स्टूड फॉर एल, लायन मतलब एल होता है, बर्ड मतलब ए जो आपको ऊपर दी हुई है, और इस तरीके से उन्होंने इस स्क्रिप्ट को जो है वो डेसिफर किया। ओके, ये देखिए ऐसे साइड बाय साइड रख के कि क्या ये लिखा हुआ होगा उन्होंने लैंग्वेज के थ्रू। सो ये था आपका चैप्टर, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री कैसे पढ़नी है आगे, किस तरीके से हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, चीज़ें कहाँ से आई वो चैप्टर में बताया हुआ है। बाकी जो हिस्ट्री है वो आपके सेकंड मेन चैप्टर जो है वो सेकंड से स्टार्ट होगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।